मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। वो हमेशा मेरे लिए दुआ करती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिले और माँ की प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली थी। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, खाते-पीते लोग थे। मेरे पति का नाम रमेश था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ही ख़्याल रखता था। मेरी छोटी-छोटी बातों को भी समझ जाता था। अगर मैं कभी उदास होती थी तो बिना पूछे समझ जाता था कि मुझे क्या हुआ है। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था और दिल बहुत ही साफ था। मेरा ससुराल भी पहले ठीक था। हम गांव में रहते थे और रमेश बाहर शहर में काम करता था। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने मुझसे कहा था कि मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। घर चलाने के लिए बाहर जाना मेरी मजबूरी है। उसने जब ये बात कही थी, तब उसकी आंखों में भी उदासी थी और मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं चाहती थी कि वो ना जाए, लेकिन मैं उसकी मजबूरी समझती थी। उसने जाते समय मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जल्दी लौटूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर वो चला गया। उसके जाते ही घर जैसे खाली खाली लगने लगा। मुझे उसकी आदत हो गई थी। सुबह उठते ही उसकी आवाज़ सुनना, रात को उससे बात करना, उसके बिना सब सूना लगने लगा। उसके जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब घर वालों का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। पहले जो लोग हंसकर बात करते थे, अब वही लोग मुझे ताने देने लगे। मेरी सास हर बात पर डांटती थी, ननंद हर समय काम बताती रहती थी और मेरा जेठ मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। पूरे दिन मैं घर का काम करती रहती थी। सुबह सबसे पहले उठती, पानी भरती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, चूल्हा जलाती, सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, जानवरों को चारा देती। फिर भी किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। अगर कभी थककर 2 मिनट बैठ जाती तो सास कहती, अभी से थक गई, काम करने आई है या आराम करने। अगर कभी नमक ज्यादा हो जाता तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। मैं कई बार रोती थी, लेकिन चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। मैं रमेश से भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। वो बाहर काम करता था, वो खुद ही परेशान रहता था। मैं उसकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती थी। जब भी फोन पर बात होती, वो पूछता कि सब ठीक है ना, और मैं कह देती कि हाँ सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच भी दूरियां आने लगी थी। वो कभी मुझ पर शक करता कि मैं उससे ठीक से बात क्यों नहीं करती। मैं कभी उस पर शक करती कि वो वहाँ किसके साथ रहता होगा। हम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। फोन पर बहस हो जाती थी, फिर कई दिन तक बात नहीं होती थी। लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस हालात खराब थे। इसी बीच कुछ समय के बाद हमारे जीवन में एक नई खुशखबरी आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात रमेश को फ़ोन पर बताई तो वो खुशी से रो पड़ा था। उसने कहा, सच बोल रही हो? मैंने हंसकर कहा कि हाँ सच बोल रही हूँ। वो बार बार कह रहा था कि मैं बाप बनूंगा, मैं बाप बनूंगा। उसकी आवाज़ में इतनी खुशी थी कि मेरा दिल भर आया था। घर में भी सब लोग खुश हो गए थे। सास जो हर समय डांटती थी, वो भी कुछ दिन नरम पड़ गई। ननंद भी मुस्कुराने लगी। सबको घर में आने वाले बच्चे का इंतजार था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे और रमेश के बीच फिर से प्यार बढ़ गया था। हमारे झगड़े खत्म होने लगे थे। वो रोज फोन करता, मेरा हालचाल पूछता, दवा ली या नहीं, खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। मैं भी उसके आने के दिन गिनती रहती थी। पहली बार मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैं पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती थी और सोचती थी कि ये बच्चा हमारे टूटते रिश्ते को जोड़ देगा। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। मेरा पेट बड़ा होने लगा और मैं हर दर्द, हर परेशानी हंसकर सहने लगी, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर मेरी दुनिया पल रही है। जब डिलीवरी का समय पास आया तो रमेश कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे पास आ गया था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आते ही कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले अपने बच्चे को गोद में लूंगा, फिर जाऊंगा। अस्पताल का दिन आया। मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन रमेश हर समय मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे हाथ पकड़े रहा, मुझे हिम्मत देता रहा। घंटों के दर्द के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो सब दर्द भूल गई। उसका छोटा सा चेहरा, छोटी उंगलियां, बंद आंखें, जैसे मेरे जीवन में रोशनी उतर आई हो। रमेश की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और बोला, ये मेरा बेटा है।
हमने मिलकर उसका नाम राहुल रखा। राहुल के आने से जैसे हमारी दुनिया बदल गई थी। घर में खुशियां लौट आई थी। मैं पूरे दिन उसे देखती रहती थी। वो रोता तो मैं घबरा जाती थी, वो हंसता तो मेरा दिल खिल उठता था। रमेश भी उसे सीने से लगाए घूमता रहता था। लेकिन खुशी के वो दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। कुछ समय के बाद मजबूरी फिर सामने खड़ी हो गई। रमेश को वापस काम पर जाना पड़ा। उसने कहा जल्दी लौट आऊंगा, इस बार ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसका जाना जरूरी था। वो राहुल को बार बार चूमकर गया, मुझे समझाकर गया और फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने बेटे में मन लगाने लगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे समय पर दूध पिलाती, नहलाती, गोद में सुलाती। उसके बिना एक पल नहीं रहती थी। वो ही अब मेरी दुनिया था। मैं रमेश का इंतजार भी करती रहती थी और सोचती थी जब वो आएगा तो राहुल कितना बड़ा हो चुका होगा। एक दिन अचानक दोपहर में फोन आया। मैं उस समय राहुल को गोद में लिए बैठी थी। मैंने फोन उठाया तो सामने से घबराई हुई आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा रमेश का एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ पल चुप रह गई, जैसे कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर अगली बात ने मेरी सांसें रोक दी। उस हादसे में उसकी जान चली गई है। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। फोन मेरे हाथ से छूट गया। राहुल रोने लगा, लेकिन मैं पत्थर की बन गई थी। मेरी आंखें खुली थी पर दुनिया अंधेरी हो गई थी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रमेश नहीं रहा, रमेश नहीं रहा। मैं जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उस पर लगा जैसे मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई हो। मैं विधवा हो चुकी थी, मेरा बेटा बाप के बिना हो चुका था और मेरा सहारा मुझसे छिन चुका था। उस दिन से मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन जिंदगी रुक गई थी। जब ये बात सबको पता चली कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे लगा था कम से कम इस दुख की घड़ी में घर वाले साथ देंगे। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो इंसानियत तक छोड़ दी थी। उन्होंने उसके शव को शहर से गांव लाने तक से मना कर दिया था। वो कहने लगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। जिसने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की, उसी बेटे के लिए उनके पास आखिरी बार खर्चा करने का भी दिल नहीं था। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया था। लेकिन ऊपर वाला शायद सब देख रहा था। रमेश के दोस्त बहुत अच्छे निकले। उन्होंने कहा खर्चे की चिंता मत करो, सब हम करेंगे। और वही लोग मेरे रमेश को घर लेकर आए थे। जिस गाड़ी में उसका शरीर आया था, उसे देखते ही मेरे पैर कांपने लगे। मैं दौड़ती हुई बाहर गई। जब सफ़ेद कपड़े में लिपटा उसका चेहरा मैंने देखा, तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं उसके पास बैठ गई, उसका चेहरा छूकर रोने लगी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, रमेश उठो, देखो मैं आ गई हूँ। तुमने कहा था ना कि जल्दी लौटोगे, फिर ऐसे क्यों लौटे? मेरा रोना देखकर आसपास की औरतें भी रोने लगी, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस आदमी ने मुझे प्यार दिया था, वही मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया था। राहुल बहुत छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं था। वो बस लोगों को देखकर रो रहा था। मैं उसे सीने से लगाती और फिर रमेश को देखती तो मेरा दिल फट जाता था। अंतिम संस्कार का दिन आया। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। आग की लपटों में मेरा सुहाग जल रहा था। मेरे सपने जल रहे थे, मेरा सहारा जल रहा था। जब सब खत्म हो गया तो मेरे अंदर भी जैसे सब खत्म हो गया था। उस रात में एक पल भी नहीं सोई, बस रोती रही और राहुल को सीने से लगाए बैठी रही। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये लोग बहुत जालिम हैं। माँ मेरी हालत देखकर खुद रो पड़ी, लेकिन वो भी मजबूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, तू तो जानती है हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, तेरा और बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे? तेरी भाभी भी रोज ताने देगी और तेरे भाई भी परेशान हो जाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे पता था वो झूठ नहीं बोल रही थी। उनके घर में पहले ही तंगी थी, वहां जाकर मैं बोझ बन जाती। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि चलो ठीक है माँ, मैं यहीं रह लूंगी। शायद अब रमेश के जाने के बाद ये लोग मुझे इज्जत देंगे, शायद अब इन्हें मुझ पर तरस आ जाएगा। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। कुछ ही दिन बीते थे कि इन लोगों ने अपना असली चेहरा फिर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया गया, वही कमरा जिसमें मैं और रमेश साथ रहते थे, जहां उसकी यादें थी, जहां उसकी हंसी थी, जहां हमने सपने देखे थे। उस कमरे से मुझे ऐसे निकाला गया जैसे मैं कोई पराई हूँ। सास ने कहा अब इस कमरे में जेठ रहेगा, तू बैठक में सोया कर।
मेरा सामान भी मुझसे छीन लिया गया। मेरे अच्छे कपड़े, अलमारी, बर्तन, यहाँ तक कि कुछ गहने भी उन्होंने सब रख लिए। बोले, घर का सामान है, तेरा क्या है? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरे पास बोलने का हक भी जैसे खत्म हो गया था। मैं बैठक के एक कोने में राहुल के साथ रहने लगी। एक पुरानी चारपाई मिली थी, उसी पर मैं और मेरा बेटा सोते थे। सर्दी में ठंड लगती, गर्मी में मच्छर काटते, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूं तो मैं उस घर में बहू नहीं, नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह अंधेरा रहते उठती, सबसे पहले चूल्हा जलाती, पानी भरती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, फिर सबके लिए खाना बनाती, ससुर को दवा देती, कपड़े धोती, जानवरों को चारा देती, फिर राहुल को संभालती। अगर वो रोता तो सास कहती कि इसे चुप करा, काम नहीं करने देता। अगर मैं उसे गोद में लेकर बैठ जाती तो बोलती, बस बच्चे को लेकर बैठी रहो, काम कौन करेगा। मैं पूरा दिन भागती रहती, लेकिन फिर भी हर किसी को मुझ में कमी ही दिखती। अगर कभी थक कर 2 मिनट बैठ जाती तो कह देते कि बड़ी कामचोर है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। अगर कभी देर हो जाती तो सुनना पड़ता, तेरे पति के साथ तेरी किस्मत भी जल गई, अब हमारे सर पर बैठी है। ये शब्द मेरे दिल को काट देते थे। मैं चुपचाप सब सुनती रहती, क्योंकि मेरे पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। कई बार खाना सब खा लेते और मेरे लिए बचा कुचा छोड़ देते, तो मैं वही खा लेती। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाती, लेकिन राहुल को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। मैं उसके लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेती थी। वो मेरा बेटा नहीं, मेरी सांसें था। अगर वो न होता तो शायद मैं टूट जाती। ससुर की सेवा भी मुझे ही करनी पड़ती थी। उन्हें दवा देना, खाना देना, पैर दबाना, सब मैं ही करती थी। लेकिन बदले में कभी दुआ तक नहीं मिली, बस आदेश मिलते थे। और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती तो सब मिलकर मुझे बातें सुनाते थे। मैं कई बार सोचती थी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे दिल में दर्द नहीं है? क्या मेरा पति नहीं मरा? क्या मैं दुख में नहीं हूँ? लेकिन उस घर में मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं चुपके से रोती थी। राहुल को सीने से लगाकर रोती थी और रमेश को याद करती थी। मुझे उसका चेहरा याद आता, उसकी बातें याद आती। वो कहता था कि मैं हूं ना, डरो मत। लेकिन अब वो नहीं था और मैं अकेली थी। मेरा दिल करता था सब छोड़कर कहीं चली जाऊं, बहुत दूर, जहां कोई मुझे ना पहचाने, जहां कोई ताना ना दे, जहां मुझे इंसान समझा जाए। लेकिन मैं जाती तो कहाँ? माँ के घर जगह नहीं थी, दुनिया में सहारा नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, गोद में बच्चा था। मैं बंधी हुई थी। एक शाम में बैठक के कोने में बैठी थी। राहुल सो रहा था। घर वाले अपने अपने काम में लगे थे। सूरज ढल रहा था। कमरे में हल्का अंधेरा उतर रहा था। मैं दीवार से टिककर बैठी सोच रही थी कि रमेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो, तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अगर तुम होते तो कोई मुझे ऐसे नहीं सताता, कोई मेरे बच्चे को ऐसे नहीं देखता, कोई मुझे नौकरानी न बनाता। मैं रोते रोते आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे शायद कहीं से वो मुझे देख रहा हो और सुन रहा हो। लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। सिर्फ शाम और गहरी होती गई और मेरी तन्हाई भी। इन सब को मैं चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपने लिए तो हर दर्द सह लेती थी, लेकिन मुझे हमेशा एक बात से तसल्ली रहती थी कि चाहे ये लोग मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करें, राहुल के साथ तो अच्छा करेंगे। आखिर वो इनके अपने बेटे की औलाद था, इनके घर का खून था। मुझे लगता था दादी उसे गोद में खिलाएगी, चाचा उसे प्यार करेंगे, बुआ उसके लिए कुछ लेकर आएगी और उसके हिस्से का प्यार उसे यहाँ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये वहम भी धीरे धीरे टूट गया। न उसकी दादी ने उसे कभी सीने से लगाया, न उसके चाचा ने कभी उसे अपने कंधे पर बैठाया, न उसकी बुआ ने कभी उसके साथ खेला। वो सब लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे वो कोई बच्चा नहीं, बोझ हो, घर का खर्च बढ़ाने वाला, एक और पेट हो। कई बार सास कहती कि तेरा बाप जाते जाते ये झंझट छोड़ गया, अब इसे भी पालो। जेठ कहता दिन भर रोता रहता है, सर खा जाता है। ननंद बोलती, क्या इसे संभालना भी हमें ही पड़ेगा? मैं ये सब सुनती तो अंदर से कांप जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी? राहुल छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो मासूम था, हर किसी के पास जाता था, प्यार मांगता था। कभी दादी की गोद में चढ़ने की कोशिश करता तो वो झटक देती, कभी चाचा के पीछे पीछे घूमता तो वो डांट देते, कभी बुआ के पास खिलौने की जिद करता तो वो कहती कि जा अपनी माँ के पास, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है। मेरा दिल हर बार टूट जाता था। मैं उसे गोद में उठाकर बहला देती और कहती, बेटा
सब तुमसे प्यार करते हैं, बस अभी काम में लगे हैं। लेकिन मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो घर जिसमें उसे सबसे ज़्यादा अपनापन मिलना चाहिए था, वही उसे सबसे ज़्यादा ठुकराया जा रहा था। मैं अपने हिस्से की रोटी कम खा लेती, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा बना देती। कभी मिट्टी का छोटा खिलौना बनाकर दे देती, कभी कपड़े के टुकड़ों से गेंद बना देती। वो उन्हीं छोटी चीज़ों में खुश हो जाता था। उसकी मुस्कान देखकर मैं जी लेती थी, लेकिन जब कोई उसे ताना देता तो मेरा कलेजा कट जाता था। एक शाम की बात है, वो बाहर गली में खेल रहा था, बाकी बच्चों के साथ मिट्टी में भाग रहा था, हंस रहा था। मैं अंदर रोटी बना रही थी, तभी बाहर शोर हुआ, बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हाथ पोंछकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में उसका चाचा उसे बाह में पकड़कर अंदर घसीटते हुए लाया। राहुल डर के मारे रो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। जेठ गुस्से में चिल्ला रहा था, आज इसने मोहल्ले के बच्चे से लड़ाई की है, बदतमीज कहीं का। मैंने घबराकर कहा कि बच्चा है, समझा दीजिए। तभी उसने बिना कुछ सोचे राहुल के गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि मेरा दिल कांप गया। राहुल वहीं से सक उठा, उसकी छोटी सी गर्दन एक तरफ झटक गई और वह जोर जोर से रोने लगा। मैं भागकर उसके पास गई, लेकिन मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि जेठ मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर कुछ बोली तो तुझे भी मारूंगा। राहुल रोता हुआ मेरे पास आया और मेरे पैरों से लिपट गया। फिर टूटी हुई आवाज में बोला कि इन्होंने मुझे मारा है। उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, वो हिचकियां ले रहा था। मैं उसके सर पर हाथ फेरती रही और खुद अंदर से जलती रही। मेरा मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और कहूं कि उसे हाथ लगाने वाले तुम कौन होते हो? वो बच्चा है, गलती हो गई तो प्यार से समझाते। लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। मैं कुछ ना बोल सकी। मैं सिर्फ उसे चुप कराती रही। जेठ जाते जाते बोल गया कि संभाल अपने लौंडे को, वरना ठीक कर दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सामने नहीं बहने दिए। राहुल ने रोते रोते मेरा चेहरा देखा, फिर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में थी, जैसे वो कुछ पूछ रहा हो, जैसे कह रहा हो, जब वो मुझे मार रहे थे तब तुम क्यों नहीं बोली? तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं उस नज़र को आज तक नहीं भूल पाई। उसमें दर्द भी था, हैरानी भी थी और भरोसा टूटने की हल्की सी चोट भी थी। मैं उसके सवाल का जवाब देना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि बेटा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं हर रोज़ लड़ती हूँ, लेकिन तेरे लिए ज़िंदा हूँ। मैं कहना चाहती थी कि अगर मैं बोलती तो वो तुझे और मुझे दोनों को मारते। मैं कहना चाहती थी कि तेरी माँ अंदर से रोज़ मरती है, लेकिन बाहर चुप रहती है, ताकि तुझे अपने पास रख सके। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने बस उसे और कसकर सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं उसके लिए भी काफ़ी नहीं हूँ। मैं ना उसे अच्छा घर दे पाई, ना इज्जत, ना सुरक्षा, ना वो बचपन जो उसे मिलना चाहिए था। उस रात वो मेरे सीने से लगकर सोया, लेकिन सोते सोते भी सिसकता रहा और मैं सारी रात जागती रही। उसके गाल पर पड़े उंगलियों के निशानों को देखती रही और सोचती रही कि जिस घर में बाप का साया नहीं होता, वहाँ बच्चे कितनी जल्दी दर्द पहचानना सीख जाते हैं और माँ कितनी जल्दी पत्थर बनना सीख जाती है। राहुल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी बातें भी अब बदलने लगी थी। पहले वो सिर्फ खिलौनों और खाने की जिद करता था, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब मेरे पास होते हुए भी नहीं था। वो कई बार शाम को मेरे पास बैठ जाता और पूछता, माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैं हर बार कुछ पल के लिए चुप हो जाती, क्योंकि एक छोटे बच्चे को मौत कैसे समझाती। फिर मैं आसमान की तरफ देखती और कहती कि बेटा, वो ऊपर हैं और हमें देख रहे हैं। राहुल भी तुरंत आसमान की तरफ देखने लगता। फिर मासूमियत से पूछता कि अगर वो हमें देख रहे हैं तो हमारे साथ नीचे क्यों नहीं आते? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उसके सर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा, जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो जल्द ही ऊपर चले जाते हैं, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। वो होठ फुलाकर कहता कि नहीं, मुझे पिताजी चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनके साथ सोना है, मुझे उनके कंधे पर बैठना है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं उसे सीने से लगा लेती थी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, उनके घरवाले बहुत बुरे हैं, वो हमें बहुत ही परेशान करते हैं, मैं उनसे शिकायत करना चाहता हूँ।
मैं उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। इतने छोटे बच्चे ने भी घर का सच समझ लिया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम आसमान की तरफ देखकर शिकायत करो, तुम्हारे पिताजी सब सुनेंगे। उस दिन के बाद जब भी कोई उसे डांटता या मुझे ताना देता, वो बाहर आंगन में जाकर आसमान की तरफ देखता और बोलना शुरू कर देता, पिताजी, दादी ने माँ को फिर डांटा। पिताजी, चाचा ने मुझे मारा। पिताजी, बुआ ने मुझे खाना नहीं दिया। उसकी वो छोटी छोटी शिकायतें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता था। मैं उसे दूर से देखती रहती और चुपके से रोती रहती। पहले मैं सिर्फ अपना दुख सह रही थी, लेकिन अब मेरा बेटा भी दुख पहचानने लगा था। ये बात मुझसे सहन नहीं होती थी। मैं दौड़कर उसके पास जाती, उसे गले लगा लेती और कहती कि बेटा, मत रो, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से मुझे पता था, सिर्फ मेरे होने से उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में थे। गर्मी बहुत थी। मैं बैठक में राहुल को सुलाकर खुद भी उसके पास लेटी थी। रात भर काम करने की वजह से मेरी आंख लग गई थी। तभी शायद मेरी ननद ने मुझे आवाज़ लगा दी होगी कि चाय बना दो, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैं घबराकर उठी और सीधा किचन की तरफ गई। वहां देखा तो वो खुद चाय बना रही थी और बहुत गुस्से में थी। चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो तुरंत पलटी और बोली, तुम क्या बहरी हो? मैंने कितनी देर से आवाज़ दी थी कि चाय बना दो, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज़ ही नहीं आई। अब मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि माफ़ कर दो, आँख लग गई थी, काम करते करते थक गई थी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने उबलती हुई चाय का पतीला उठाया और गुस्से में मेरे हाथ पर उंडेल दिया। गर्म चाय पड़ते ही मेरी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे हाथ जलकर फट गया हो। मैं वहीं पीछे हट गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। हाथ लाल हो गया था। जलन इतनी तेज थी कि मैं कांपने लगी। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द ये था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। वो मुझे घूरते हुए बोली, अगली बार आवाज दूं तो भाग कर आना, समझी? मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस अपने जले हाथ को पकड़कर खड़ी रही। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहां राहुल खड़ा था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसका छोटा सा चेहरा डर से उतर गया था। आंखें भर आई थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बिना कुछ कहे मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। फिर मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगा, जैसे कोई बड़ा इंसान छोटे को संभाल रहा हो। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने मुझे चारपाई पर बिठाया और बोला, माँ, आपको क्यों मारा उसने? बहुत मासूमियत से पूछा था, लेकिन उस सवाल ने मेरी आत्मा हिला दी। मैं चाहती थी कि कह दूं कि हाँ बेटा, उन्होंने मारा है, वो बुरे हैं, वो हमें सताते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसके छोटे से दिल में नफरत भर जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी छोटी उम्र में रिश्तों से नफरत करना सीख जाए। इसलिए मैंने दर्द छुपाकर कहा कि नहीं बेटा, उन्होंने मुझे नहीं मारा, चाय गलती से गिर गई। राहुल ने मेरी आंखों में देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर बोला, झूठ बोल रही हो, मैंने देखा है, उसने डाली थी। मैं चुप हो गई। उसने मेरे जले हाथ पर धीरे से फूंक मारी और बोला, दर्द हो रहा है क्या? उस पल मैं टूट गई। एक छोटा बच्चा मुझे संभाल रहा था। मैंने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। वो बोला, माँ, हम यहाँ से कहीं दूर चलें, मैं किसी को आपको मारने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा रोने लग गई। मैंने कहा कि हाँ बेटा, एक दिन जरूर जाएंगे। लेकिन सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे। उस दिन राहुल ने मेरे हाथ पर गीला कपड़ा रखा। बार बार पूछता रहा, अब ठीक है क्या? मैं उसे देखती रही और सोचती रही कि जिस बच्चे को खिलौनों से खेलना चाहिए, वो दर्द पर फूंक मारना सीख गया है। जिस बच्चे को स्कूल की बातें करनी चाहिए, वो अपनी माँ की आंखों के आंसू पढ़ना सीख गया। और मैं माँ होकर भी उसे वो बचपन नहीं दे पा रही थी जिसका वो हकदार था। उस रात मेरा हाथ जलता रहा, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल जलता रहा, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं थी, अब मेरा बेटा भी इस जुल्म के बीच बड़ा हो रहा था और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन की बात है, शायद किसी ने फिर से राहुल को डांट दिया था। वो बहुत उदास होकर कमरे में चला गया। मैं उस समय आंगन में बर्तन धो रही थी। कुछ देर तक उसकी आवाज़ नहीं आई तो मुझे लगा शायद सो गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कमरे की तरफ गई तो देखा वो खिड़की के पास खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे फिर से अपने पिताजी से शिकायत कर रहा हो। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही।
उसका छोटा सा दिल हर दुख में अपने बाप को ढूंढता था। कुछ देर के बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, माँ देखो, किसी की आवाज़ आ रही है। पिताजी ऊपर से मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, बेटा ऐसा नहीं होता। जो लोग ऊपर चले जाते हैं वो हमसे बात नहीं करते। राहुल जिद में बोला, नहीं माँ, आप मेरे साथ चलो, सच में कोई बोल रहा है, आप खुद सुन लो। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मैं उसके साथ कमरे में चली गई। वो मेरा हाथ पकड़कर खिड़की तक ले गया। मैंने ध्यान से सुना तो सच में बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। एक पल को दिल ने चाहा कि कहीं सच में रमेश ही हो, कहीं वो लौट आया हो। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला। बाहर झांक कर देखा तो सामने दीवार के पास एक अनजाना आदमी खड़ा था। वो ऊपर हमारी खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे हमें बुला रहा हो। मैं देखकर उसे पीछे हट गई। दिल तेज धड़कने लगा। उसने मुझे देखा तो हाथ जोड़कर बोला, घबराओ मत, मैं रमेश का दोस्त हूँ और बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। उसकी आवाज़ सीधी थी, लेकिन मैं फिर भी घबरा रही थी। इतने दिनों बाद पहली बार कोई आदमी रमेश का नाम लेकर घर आया था। वो गेट खोलकर अंदर आ गया। मैं और राहुल भी धीरे धीरे उसके पीछे हॉल तक आए। घर के सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सास ने पूछा, कौन हो तुम? जेठ भी बाहर आ गया। ननंद दरवाजे के पास खड़ी देखने लगी। वो आदमी बोला कि मैं रमेश का दोस्त हूँ, मैं शहर से आया हूँ। रमेश और मैंने मिलकर एक काम शुरू किया था। वो काम बहुत अच्छा चला था। रमेश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा मैं देने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मेरी सास का चेहरा बदल गया। जो औरत मुझे हर दिन ताने देती थी, वो अचानक मीठी हो गई। उसने जल्दी से चारपाई साफ की और बोली, अरे बैठो बेटा, बैठो, अंदर आओ ना, कोई पानी लाओ। उसने उस आदमी को बहुत इज्जत से बैठाया, जैसे कोई बहुत बड़ा मेहमान आया हो। मैं एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। मेरे मन में डर भी था और हैरानी भी। उसने बैठते हुए कहा, मेरा नाम दीपक है। मैं राहुल के पिता रमेश के साथ शहर में काम करता था। हम साथ रहते थे, साथ मेहनत करते थे। रमेश बहुत अच्छा आदमी था। उसका नाम लेते ही मेरी आंखें भर आईं। इतने दिनों के बाद किसी ने उसके बारे में प्यार से बात की थी। तभी मेरा जेठ जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, लाइए दीपक भाई, ये बैग मुझे दे दीजिए। आजकल का माहौल ख़राब है, वैसे भी भाई के जाने के बाद सब कुछ हम ही संभाल रहे हैं। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था। दीपक ने बैग अपनी गोद में और कसकर पकड़ा। फिर खड़ा होकर बोला, माफ़ करना, ये बैग और ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। ये मैं सिर्फ रमेश की पत्नी प्रिया को ही दूंगा, क्योंकि रमेश ने मुझसे यही कहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। मेरी सास का चेहरा उतर गया। जेठ की आंखों में गुस्सा आ गया। वो बोला, कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारे ही घर में रहती है, खाती पीती है। उसका और उसके बेटे का खर्चा हम उठाते हैं, तो पैसे हमारे हाथ में आने चाहिए। दीपक ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि मैं देख रहा हूँ आप किस तरह खर्चा उठा रहे हैं। बच्चे ने कितने पुराने चप्पल पहने हुए हैं, उसके कपड़े देखो फटे पुराने हैं, और इन दोनों माँ बेटे के कपड़े भी देखो कितने पुराने हैं। इनके चेहरे देखो कितने परेशान लग रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि ये लोग यहाँ कितनी तकलीफ में हैं। उसकी बात सुनकर मेरा सर झुक गया, क्योंकि पहली बार किसी बाहरी आदमी ने हमारा दर्द पहचान लिया था। दीपक आगे बोला, अगर आप लोग सच में इनका ध्यान रखते तो इनकी हालत ऐसी न होती। मैं शहर से आते ही समझ गया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। राहुल डरते डरते मेरे पीछे खड़ा था। दीपक ने उसे प्यार से देखा, फिर बोला, मैं अब इन लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घबरा गई। मेरे मन में एक साथ 100 बातें आने लगीं कि ये कौन है, क्या सच बोल रहा है, कहाँ ले जाएगा ये, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं चली गई तो क्या होगा, अगर ना गई तो यहाँ कैसे रहूंगी। मेरी सास जोर से बोली, ऐसे कैसे ले जाओगे, ये हमारी बहू है, हमारा घर है। जेठ भी गुस्से में बोला, कोई भी आकर किसी को उठाकर ले जाएगा क्या? दीपक शांत खड़ा रहा। उसने कहा, बहू है तो बहू जैसा रखो, नौकरानी बनाकर क्यों रखा है? बच्चा है तो पोते जैसा रखो, बोझ जैसा क्यों रखते हो? उसकी एक एक बात तीर की तरह लग रही थी, क्योंकि वो सच कह रहा था। मैं कांप रही थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन डर भी उतना ही था। मैं नहीं जानती थी ये मदद है या नई मुसीबत। राहुल मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, माँ, हम इनके साथ चलेंगे क्या? मैं उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। शायद पहली बार उसे लगा था कि कोई हमें यहाँ से निकाल सकता है। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है?
मेरी सूखी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आ गया था, जहां एक तरफ डर था, दूसरी तरफ शायद बचने का रास्ता भी खड़ा था। दीपक ने सबके सामने सीधी आवाज में कहा कि मैं प्रिया को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, और अगर वो राजी हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही घर का माहौल जैसे जम गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात सबके सामने कह देगा। मेरे देवर के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर तेज आवाज में बोला, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसे हमारे घर की औरत से शादी की बात नहीं कर सकते हो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी फुसफुसाने लगे। कोई मुझे घूर रहा था, कोई दीपक को, कोई तमाशा देखने जैसा खड़ा था। मैं चुप थी, मगर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने लोगों के सामने मेरी जिंदगी के बारे में बात की थी, वरना अब तक सब लोग सिर्फ फैसला सुनाने आए थे, पूछता कोई नहीं था। दीपक ने सबको शांत रहने का इशारा किया, मगर कोई चुप नहीं हुआ। तभी उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से फोन निकाला और बोला, अगर किसी को मेरी नियत पर शक है तो पहले ये देख लो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, मगर भरोसा था। उसने फोन खोला और एक वीडियो चलाकर सबके सामने कर दिया। जैसे ही सबकी नजर स्क्रीन पर गई, पूरे आंगन में सन्नाटा सा छा गया। लोगों के चेहरों से आवाज गायब हो गई। उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि मेरे पति रमेश थे। मेरा दिल धक से रह गया, मेरे हाथ कांप गए। वो सही समय का वीडियो था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनका चेहरा घायल था, सांसें टूट रही थी, आंखों में दर्द था, मगर होश अभी भी बाकी था। उनके पास दीपक बैठा था। वीडियो हिल रहा था, क्योंकि शायद जल्दी में बनाया गया था, मगर आवाज साफ थी। रमेश टूटी हुई आवाज में कह रहे थे, दीपक, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे अकेला मत छोड़ना। अगर वो चाहे तो उससे शादी कर लेना। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगा जैसे रमेश फिर मेरे सामने बोल रहे हों। वीडियो में दीपक की आवाज आई, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो यहीं खत्म हो गया, मगर उसके खत्म होते ही जैसे सबकी बोलती बंद हो गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सबके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अब सच उनके सामने था। मेरे देवर ने तुरंत संभलने की कोशिश की और बोला, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है। आजकल कुछ भी बनाया जा सकता है, ये सब चाल है हमें बेवकूफ़ बनाने की। मगर उसकी आवाज़ में पहले जैसी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी पता था कि वो सच बोल रहा है। बाकी लोग भी कभी वीडियो देखते, कभी एक दूसरे को देखते। किसी के अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। दीपक ने फ़ोन नीचे किया और बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैंने इतने दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बस अपना वादा निभाना चाहता था। रमेश मेरा दोस्त ही नहीं, भाई जैसा था। उसने जाते जाते मुझ पर भरोसा किया था। मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ सकता। अगर प्रिया मना करेगी तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी ये बात नहीं करूँगा। मगर अगर वो हाँ कहेगी तो मैं उसे और उसके बेटे को सम्मान के साथ अपने घर ले जाऊँगा। उसकी बात सुनकर सबकी नज़र मुझ पर आ गई। मुझे लगा जैसे पहली बार इस घर में मुझे इंसान समझकर पूछा जा रहा है, वरना अब तक तो मैं बस बोझ थी, काम करने वाली थी या चुप रहने वाली औरत थी। मेरा बेटा भी पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी छोटी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसे सब समझ तो नहीं आ रहा था, मगर इतना ज़रूर समझ रहा था कि आज उसकी माँ की ज़िंदगी का बड़ा फैसला होने वाला है। मैं कुछ पल चुप खड़ी रही। मेरे सामने रमेश का चेहरा घूम रहा था, उनका प्यार, उनका भरोसा, उनकी आखिरी आवाज़। फिर मैंने घरवालों की तरफ देखा, जिन्होंने मेरे आंसू कभी नहीं देखे, बस मेरी मजबूरी देखी थी। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, उसे सच में एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे सिर्फ रोटी नहीं, एक बाप जैसा हाथ चाहिए था, जो उसे प्यार दे, सुरक्षा दे, साथ दे। मेरे अंदर अचानक हिम्मत आ गई। मैं एकदम आगे बढ़ी और साफ आवाज़ में कहा कि हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी आवाज़ सुनते ही सब लोग चौंक गए, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर सच मार दिया हो। मेरे देवर ने गुस्से से कहा, प्रिया, सोच समझकर बोलो। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मैं बहुत सोच चुकी हूँ, अब अपनी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूँगी। दीपक ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में राहत थी, मगर साथ ही सम्मान भी था। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे वो कह रहा हो कि फैसला तुम्हारा है। मैं अपने बेटे के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, चलोगे मेरे साथ?
उसने मेरी उँगली कसकर पकड़ ली और धीरे से सर हिला दिया। शायद उसे भी किसी अपने की ज़रूरत थी। हम दोनों अंदर गए। मैंने अपना थोड़ा-सा सामान उठाया, कुछ कपड़े, बेटे की किताबें और रमेश की एक तस्वीर। बस यही तो मेरी दुनिया थी। जब मैं बाहर आई तो घरवाले अब भी चुप थे। कोई रोक नहीं रहा था। शायद इसलिए नहीं कि वो मान गए थे, बल्कि इसलिए कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। दीपक आगे बढ़ा, उसने मेरा सामान लिया, मगर बहुत आदर से, जैसे कोई जिम्मेदारी उठा रहा हो, हक से नहीं। हमने घर की दहलीज पार की तो मेरा दिल भर आया। यही वो घर था जहां मैंने बहू बनकर कदम रखा था, फिर विधवा बनकर रोई थी और अब अपने पैरों पर निकल रही थी। मेरा बेटा मेरे साथ था, दीपक हमारे साथ था, और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बस रास्ता बदल रहा था। हम दोनों उसका हाथ पकड़े उसके साथ चल दिए। पीछे बहुत लोग खड़े थे, मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ दरवाजे पीछे छोड़ देना ही अच्छा होता है। आगे रास्ता लंबा था, मगर पहली बार डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। दीपक ने उस दिन सबके सामने जो बात कही थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था। उसने साफ कह दिया था कि वो मुझे और राहुल को उस घर में अब और नहीं रहने देगा, जहां हमें रोज जलील किया जाता था, जहां मुझे नौकरानी समझा जाता था और मेरे बच्चे को बोझ कहा जाता था। पहले तो घर वालों ने बहुत विरोध किया। सास चिल्लाई, जेठ गुस्से में आग बबूला हो गया, ननंद ताने देने लगी। सब लोग कहने लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारे घर की बहू को कैसे लेकर जा सकता है। लेकिन दीपक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने एक बात का जवाब दिया। उसने कहा कि बहू को बहू की तरह रखते तो आज मुझे बोलना नहीं पड़ता। बच्चा अगर इस घर का खून है तो उसके पैरों में फटे चप्पल क्यों हैं? उसकी माँ के तन पर पुराने कपड़े क्यों हैं? इन दोनों के चेहरे इतने उदास क्यों हैं? उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सच के सामने किसी के पास जवाब नहीं था। फिर मामला कोर्ट तक गया, ताकि बाद में मुझे कोई वापस खींचने की कोशिश न करे, कोई झूठा इल्जाम न लगाए, कोई राहुल पर हक जताकर हमें फिर दुख न दे। कई दिन भागदौड़ चली, कागज बने, गवाही हुई, बातें हुई। मैं हर दिन डरी रहती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। इतने साल तक दुख सहते सहते मैं फैसला लेना भूल चुकी थी। फिर एक दिन दीपक ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें और राहुल को समाज में इज्जत से जगह मिले, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं बहुत देर तक चुप रही। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ अतीत था, दूसरी तरफ भविष्य। मैं रमेश की यादों से भरी हुई थी, लेकिन राहुल के लिए मुझे एक सहारे की जरूरत भी थी। आखिर मैंने हाँ कह दिया। शादी बहुत सादगी से हुई, न ढोल था, न बैंड था, न भीड़, न दिखावा। बस कुछ गवाह थे, कुछ जरूरी लोग थे, कुछ कागज थे, और दो जिंदगियां थीं जो टूटी हुई हालत में एक नए रास्ते पर कदम रख रही थी। शादी के बाद उसने कहा कि हम शहर में ही रहेंगे, वहीं मेरा काम है और वहीं नई शुरुआत आसान होगी। मैं चुपचाप उसके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद हम उसके घर पहुंचे। घर छोटा सा था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। दरवाजे पर तुलसी का गमला रखा था। अंदर आते ही मुझे सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई, वो सन्नाटा नहीं, सुकून था। वहाँ कोई ताने नहीं थे, कोई चिल्लाने वाला नहीं था, कोई घूरने वाली नजरें नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि घर चार दीवारों से नहीं, माहौल से बनता है। उस रात में कमरे के कोने में बैठी बहुत देर तक सब देखती रही। राहुल थककर सो गया था। दीपक रसोई में मेरे लिए पानी रख रहा था, और मैं सोच रही थी, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल गई है? कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत की और उसके पास जाकर कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बोलो। मैंने कांपती आवाज में कहा, जो जगह मेरे दिल में मेरी जिंदगी में रमेश की थी, वो मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सच यही है। मेरी बात सुनकर उसने जरा भी बुरा नहीं माना, न नाराज हुआ, न ताना दिया। उसने बहुत शांति से कहा कि तुम परेशान मत हो। जरूरी नहीं है कि हम पति पत्नी की तरह ही रहें, हम अच्छे दोस्त की तरह भी साथ रह सकते हैं। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं निपटा, भरोसे और सम्मान से निपटा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने इतने सालों में पहली बार खुद को किसी के सामने सुरक्षित महसूस किया। उस पल मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मेरा अब एक नया घर बन चुका था, जहां मैं अपने मन से सांस ले सकती थी। सुबह उठती तो डर नहीं होता था कि कौन चिल्लाएगा। मैं आराम से रसोई में जाती, चाय बनाती, खाना बनाती, दीपक के लिए डब्बा तैयार करती, और वो हर सुबह कहता कि जल्दी मत करो, आराम से करो। अगर मैं कहती कि देर हो जाएगी, तो वो हंसकर कहता, देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन तुम परेशान मत हुआ करो।
मैं उसके कपड़े प्रेस करती थी, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, अपनेपन से करती थी। वो कभी-कभी खुद भी अपने कपड़े तय कर देता और कहता, तुम भी बैठ जाओ, मैं कर लूँगा। मुझे हैरानी होती थी कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो औरत को इंसान समझे। राहुल भी धीरे-धीरे बदलने लगा। पहले वो हर आवाज़ से डर जाता था, कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाए तो सहम जाता था, लेकिन अब वो खुलकर खेलने लगा। उसकी हँसी घर में गूंजने लगी। दीपक उसे स्कूल में दाखिल करवाने ले गया, नए कपड़े दिलाए, बैग दिलाया, जूते दिलाए। जब राहुल पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर आया, तो मैं उसे देखती रह गई। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मुझे लगा मेरा बच्चा आखिर अब बच्चों जैसी जिंदगी जी पाएगा। शाम को दीपक अक्सर उसे बाहर ले जाता, कभी पार्क, कभी बाजार, कभी मॉल, कभी आइसक्रीम खिलाने, कभी फिल्म दिखाने, कभी खिलौनों की दुकान पर। वो लौटकर भागता हुआ मेरे पास आता और एक सांस में सब बताने लगता, माँ, आज दीपक पापा मुझे मॉल लेकर गए। माँ, आज उन्होंने मुझे बाहर खाना खिलाया। माँ, आज चॉकलेट दिलाई। माँ, आज मुझे झूले पर बैठाया। माँ, आज मूवी दिखाई। मैं उसे सुनती रहती और मुस्कुराती रहती। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो बच्चा जो पहले आसमान की तरफ देखकर शिकायतें करता था, अब जमीन पर खड़े होकर खुशियां गिनता था। एक दिन उसने अचानक दीपक को पापा कह दिया। पहले तो वो खुद रुक गया, जैसे उसे डर लगा हो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया, लेकिन दीपक ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और हंसकर बोला, फिर से बोलो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि पापा। उस दिन दीपक की आंखों में नमी थी। उसने उसे सीने से लगा लिया। मैं दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और मेरे दिल में कुछ पिघल रहा था। मुझे लगा कि शायद ऊपर कहीं रमेश भी ये देखकर सुकून में होगा कि उसका बेटा अब अकेला नहीं है। दीपक ने कभी राहुल को पराया नहीं समझा। जब राहुल बीमार पड़ता तो वो रात रात भर जागता, दवा देता, माथा छूता, डॉक्टर के पास लेकर जाता, होमवर्क कराता, उसके साथ खेलता। हार जाए तो जानबूझकर हार मान लेता ताकि राहुल खुश हो जाए। त्योहार आता तो सबसे पहले राहुल के कपड़े खरीदता। स्कूल में कोई कार्यक्रम हो तो छुट्टी लेकर पहुंचता। मैं ये सब देखती और सोचती कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे बड़ा होता है। मेरे अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब मैं भी रमेश को नहीं भूली थी, न कभी भूल सकती थी। उसकी यादें मेरे साथ थीं, लेकिन मैंने ये समझना शुरू किया कि किसी को याद रखना और किसी दूसरे की अच्छाई को अपनाना दोनों साथ हो सकते हैं। जिंदगी एक इंसान के जाने पर खत्म नहीं होती, हालांकि उस वक्त ऐसा ज़रूर लगता है। मैं अब दीपक से खुलकर बात करने लगी थी। उसके काम के बारे में पूछती, वो मेरे दिन के बारे में पूछता। अगर मैं उदास होती तो कारण पूछता, अगर मैं चुप रहती तो कहता, जब मन हो तब बताना, मजबूरी नहीं है। कई रात हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते। राहुल बीच में बैठकर स्कूल की बातें करता, दीपक हंसता, तो मैं उन्हें देखती रहती और सोचती, यही तो घर होता है, जहाँ डर नहीं होता, जहाँ आवाज़ें ऊंची नहीं होती, जहाँ बच्चे की हंसी दबती नहीं, जहाँ औरत की इज्जत होती है। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। दीपक पीछे से बोला, अब भी तुम्हें लगता है तुम अकेली हो? मैंने पलटकर उसे देखा और पहली बार दिल से कहा कि नहीं, अब नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उस छोटी सी मुस्कान में इतना अपनापन था कि मेरे दिल का बहुत सा दर्द वहीं हल्का हो गया। मैं अब समझ चुकी थी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर रिश्ता दुख देने नहीं आता। कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ जाते हैं। दीपक मेरे लिए पहले सहारा बना, फिर दोस्त बना, फिर घर का हिस्सा बन गया और मैं भी धीरे धीरे फिर से जीना सीख गई थी। अब रात को जब हम सब सोते तो डर नहीं होता था, सुबह कैसी होगी, अब सुबह का इंतजार होता था, क्योंकि अब जिंदगी बोझ नहीं, उम्मीद लगने लगी थी। और इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा था कि शायद किस्मत ने मेरे लिए भी थोड़ी सी खुशी बचाकर रखी थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मैं रसोई में काम खत्म करके हॉल में आई तो देखा दीपक और राहुल दोनों फर्श पर बैठे हुए थे। राहुल ने अपनी किताबें एक तरफ फेंक रखी थी और दीपक उसे कहानी सुना रहा था। कभी आवाज बदलकर बोलता, कभी किसी राजा की तरह हाथ हिलाता, कभी राक्षस बनकर डराता। तो राहुल हंस हंसकर लौटपोट हो रहा था। वो बार बार उसे पिताजी पिताजी कहकर बुला रहा था और दीपक हर बार जवाब में उसे गुदगुदी कर देता था। कमरे में इतनी प्यारी हंसी गूंज रही थी कि मेरा दिल भर आया। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही और सोचती रही कि यही वही बच्चा है जो कभी अकेले खिड़की पर खड़ा होकर आसमान से अपने पिता को ढूंढता था, और आज वही बच्चा हंसते हुए अपने नए पिता की गोद में खेल रहा है। उस पल मुझे गहराई से एहसास हुआ कि सच में दीपक ने हमारे लिए जो किया है
वो कोई नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ हमें घर नहीं दिया, उसने हमें टूटी हुई ज़िंदगी से निकाल कर जीना सिखाया था। उसने मेरे बेटे को बचपन लौटाया था, मुझे इज़्ज़त दी थी और इस घर को घर बनाया था। मैं धीरे-धीरे उनके पास गई। राहुल भागकर मेरे गले लगा और बोला, माँ, पिताजी बहुत मज़ेदार कहानी सुना रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, फिर तुम सुनो। मैं दीपक के पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही अपनापन था जिसने पहली बार मुझे सहारा दिया था। कुछ पल में उसे देखती रही, फिर दिल की बात अपने होठों पर आ गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, दीपक, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। उसने हंसकर कहा, कहो। मैंने कहा, मैं सच में अब पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी हूँ। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। तुम बहुत ही अच्छे हो। मेरी बात सुनते ही वो कुछ पल चुप रह गया, जैसे उसे यकीन ही न हुआ हो। फिर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकती। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बस यही सुनना चाहता था। मैं इतने दिन से तुम्हारे दिल का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन के बाद जैसे हमारी ज़िंदगी और भी बदल गई। हमारे बीच जो सम्मान था उसमें अब खुला प्यार भी जुड़ गया था। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। अब मैं उससे बिना झिझक बातें करती थी, अपने डर, अपने सपने सब बताती थी। वो भी मुझे हर बात में साथ रखता था। हम साथ बैठकर आने वाले दिनों की बातें करते थे। घर के खर्चे से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर बात मिलकर सोचते थे। कई बार मैं उससे कहती कि सच में मुझे अब लगता है कि मैं पूरी तरह पूरी हो चुकी हूँ। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं सिर्फ जी रही थी, अब मैं खुश होकर जी रही हूँ। वो हंसकर कहता, अभी तो और खुशियाँ आनी बाकी हैं। और सच में कुछ समय के बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने दीपक को ये खबर दी तो उसने मुझे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। राहुल को जब बताया तो वो उछल पड़ा और बोला, मुझे भाई चाहिए। फिर कुछ देर के बाद खुद ही बोला कि नहीं, मुझे बहन चाहिए। मैं उसके साथ खेलूंगा, मैं उसे स्कूल ले जाऊंगा। घर में हर दिन इसी बात की बातें होने लगी। महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब ऊपर वाले ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी। उसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीपक उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। राहुल तो खुशी से पागल था। वो हर किसी से कहता कि ये मेरी छोटी बहन है, कोई इसे छुएगा नहीं, मैं ही इसे संभालूंगा। वो उसके पास बैठा रहता, उसके छोटे हाथ पकड़ता, उसे खिलौने दिखाता। अगर वो रोती तो भागकर मुझे बुलाता। हमारी बेटी के आने से घर में खुशियां और बढ़ गई थी। अब हमारा परिवार पूरा लगता था। शहर में हमारा अपना फ्लैट था, छोटा लेकिन बहुत सुंदर। उसमें हमारी मेहनत की खुशबू थी, दीवारों पर बच्चों की हंसी थी और हर कमरे में अपनापन था। दीपक सुबह काम पर चला जाता था, राहुल स्कूल जाता था, मैं घर संभालती और बेटी का ख्याल रखती। दोपहर तक घर शांत रहता, लेकिन शाम होते ही दरवाज़ा खुलता और खुशियाँ अंदर आ जाती। पहले राहुल भागता हुआ आता, फिर दीपक उसके पीछे मुस्कुराता हुआ अंदर आता। राहुल स्कूल की बातें शुरू कर देता कि आज टीचर ने ये कहा, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने मैच जीता। दीपक हाथ मुंह धोकर बेटी को गोद में उठा लेता तो वो खिलखिलाने लगती। फिर मैं सबके लिए चाय और खाना लगाती। हम चारों साथ बैठे बातें करते हंसते, कभी टीवी देखते, कभी बाहर घूमने निकल जाते। त्योहार आती तो घर सजता, जन्मदिन आती तो केक कटता। छुट्टी के दिन हम सब बाजार जाते, पार्क जाते, फोटो खिंचवाते। मैं कई बार चुपचाप बैठकर अपने परिवार को देखती रहती और सोचती थी, क्या ये वही जिंदगी है जिसमें कभी सिर्फ आंसू थे, जहाँ कभी ताने थे, जहाँ मेरा बच्चा रोता था, जहाँ मैं हर रात टूटकर सोती थी। अब वही जिंदगी सुकून से भरी थी। मैं अब भी अपने पुराने दिनों को भूल नहीं पाई थी, लेकिन अब वो दर्द मुझे तोड़ता नहीं था, क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ क्योंकि अब मेरे पास संभालने वाले हाथ थे। मैं अक्सर रात को सोने से पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करती थी और कहती कि तूने बहुत देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दी। तूने मेरी ज़िंदगी में दीपक को भेजा, जिसने बिना शोर किए मेरी टूटी दुनिया जोड़ दी, जिसने मेरे बेटे को पिता दिया, मेरी बेटी को अच्छा घर दिया और मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया। कई बार मैं बालकनी में खड़ी शहर की रोशनी देखती और पीछे कमरे में आती, बच्चों की आवाज़ें सुनती तो मन भर आता। मैं सोचती कि इंसान कितना भी टूट जाए, अगर सही समय पर सही हाथ मिल जाए तो वो फिर से खिल सकता है। मेरी ज़िंदगी अब अपने परिवार के साथ बहुत सुकून में कट रही थी। अब मुझे किसी से डर नहीं था, किसी ताने का दुख नहीं था। अब मैं अकेली नहीं थी, अब मैं अधूरी नहीं थी, अब मैं खुश थी, सच में खुश थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।